गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका फिजियोलॉजी के अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा है खनिज पोषण, तो बेटा खनिज पोषण के अंतर्गत अपन अनिवार्य खनिज पोषक तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें अपन कई तत्वों के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज जिस तत्व से अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं, कौन सा तत्व पढ़ेंगे? आयरन। ठीक है, आयरन जानते होंगे। आयरन को हिंदी में क्या बोलते हैं? लोहा, ये बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है? सबसे पहले पॉइंट में तो आपको बोलना है कि पादपों द्वारा इस तत्व का अवशोषण Fe+3 फेरिक आयन के रूप में होता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में आपको क्या पढ़ना है? यह तत्व कोशिका विभाजन ETS, यह तत्व कोशिका विभाजन व श्वसन, और श्वसन में भी बेटा ETS के बारे में अपन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, के विभिन्न पदों में प्रयुक्त होता है। आयरन और लोहा के बारे में 2 पॉइंट लिख चुके हैं बेटा। पहला पॉइंट तो आपने क्या लिखा कि यह तत्व पादपों द्वारा Fe+3 यानी कि फेरिक आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है। दूसरे पॉइंट में मैंने आपको बताया कि यह तत्व कोशिका विभाजन एवं श्वसन प्रक्रियाओं में विभिन्न पदों में प्रयुक्त होता है। जैसे आपके सामने आगे आप जानेंगे, श्वसन का एक पद होता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो उसके अंदर इसका उपयोग होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पर आ जाइए। तीसरा पॉइंट बेटा, यह तत्व साइटोक्रोम वर्णकों की संरचना साइटोक्रोम वर्णकों की संरचना तथा विभिन्न एंजाइमों तथा विभिन्न एंजाइम्स जैसे एकोनिटेज, कैटेलेज, परऑक्सीडेज, एकोनिटेज, कैटेलेज, परऑक्सीडेज। कौन कौन से एंजाइम लिखे बेटा मैंने? एकोनिटेज, कैटेलेज, परऑक्सीडेज आदि के सक्रियक के रूप में, आदि के सक्रियक के रूप में प्रयुक्त होता है। आदि के सक्रियक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो बेटा ये तीसरा पॉइंट हो गया। इसके अलावा एक पॉइंट और अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यह तत्व पर्णों में स्थायी प्रोटीन फाइटोफेरेटिन, यह तत्व
पर्णों में स्थायी प्रोटीन क्या नाम है प्रोटीन का? फाइटोफेरेटिन के रूप में, फाइटोफेरेटिन के रूप में, ठीक है। केंद्रक में क्रोमेटिन के रूप में, क्रोमेटिन के रूप में, के घटक के रूप में, ठीक है, तथा पर्णहरित के निर्माण हेतु आवश्यक है, ठीक है बेटा। तो आज आपने जो अगला तत्व शुरू किया है वो लोहा अथवा आयरन है, और इसमें बेटा आपको 4 पॉइंट याद करने हैं, और वो चारों के चारों पॉइंट आपके सामने मैंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख दिए हैं, ठीक है। तो क्या क्या लिखा है मैंने ब्लैक बोर्ड पे, ध्यानपूर्वक सुनना। देखिए बेटा, सबसे पहले पॉइंट में तो मैंने लिखा है केवल एक शब्द Fe+3। क्या मतलब है इसका? कि यह तत्व पादपों द्वारा Fe+3 यानी कि फेरिक आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में मैंने आपको बताया कि यह तत्व कोशिका विभाजन एवं श्वसन आदि क्रियाओं के विभिन्न पदों में प्रयुक्त होता है। जैसे श्वसन का तो मैंने एक एग्जाम्पल भी बोला है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पर आ जाइए। यह तत्व साइटोक्रोम वर्णकों की संरचना तथा विभिन्न एंजाइम्स के सक्रियण में प्रयुक्त होता है। कौन कौन से एंजाइमों के सक्रियण में प्रयुक्त होता है बेटा? एकोनिटेज, कैटेलेज और परऑक्सीडेज। ये तीनों के तीनों एंजाइम जो मैंने आपके सामने बोले हैं ये आयरन कंटेनिंग हैं, ठीक है। और चौथे और अंतिम पॉइंट में आपने क्या क्या लिखा बेटा? देखिए बोर्ड पे लिखा है, यह तत्व पर्णों में स्थायी प्रोटीन फाइटोफेरेटिन के रूप में, केंद्रक में क्रोमेटिन के रूप में तथा पर्णहरित के मुख्य घटक के रूप में पाया जाता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको लोहा अथवा आयरन के अंतर्गत लिखना पड़ेंगे। इसी में न्यूनता के लक्षण, न्यूनता के लक्षण मतलब लोहा की कमी से पादपों में कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो बेटा इस तत्व की कमी से तरुण पर्णों में हरिमहीनता उत्पन्न हो जाती है। हरिमहीनता का मतलब तो आप जानते ही हैं, क्लोरोसिस, क्लोरोफिल का नष्ट होना, ठीक है। और आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब पत्तियों का हरित लवक नष्ट हो जाता है तो उसमें एक दूसरा वर्णक बन जाता है। क्या नाम है उसका? एंथोसायनिन। एंथोसायनिन वर्णक के कारण पत्तियों पर धब्बे निर्मित हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक तो ये हो गया तरुण पर्णों में हरिमहीनता, पर्ण शीर्ष एवं किनारे फटने लगते हैं, पर्ण शीर्ष एवं किनारे फटने लगते हैं, ठीक है बेटा। तीसरे पॉइंट पर आ जाइए।
कोशिका विभाजन एवं पादप वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। सेल डिवीज़न एवं प्लांट ग्रोथ अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पर आइए। प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण एवं श्वसन। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण व श्वसन आदि क्रियाओं में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये अपना आयरन अथवा लोहा की न्यूनता के लक्षण आपके सामने बोर्ड पर लिखे हैं। तो एक बार मैं आपको बोल के बता देता हूँ कि पादपों में आयरन तत्व की कमी से कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। देखिए, तरुण पर्णों में हरिमहीनता उत्पन्न हो जाती है आयरन की कमी से। पर्ण शीर्ष एवं पर्णों के किनारे फटने लगते हैं। कोशिका विभाजन एवं पादप की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण एवं श्वसन आदि क्रियाओं में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार बेटा अपना अगला तत्व यानी कि लोहा पूरी तरह से ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आयरन के बाद जो अपन अगला तत्व शुरू कर रहे हैं वो है मैग्नीज। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? Mn से। तो पहला पॉइंट तो इसमें यही होगा कि पादपों द्वारा इस तत्व का अवशोषण Mn+2 आयन के रूप में किया जाता है। यह तत्व क्लोरीन के साथ मिलकर क्लोरीन के साथ मिलकर प्रकाश संश्लेषण, यह तत्व क्लोरीन के साथ मिलकर प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल के प्रकाशीय अपघटन में भाग लेता है। तो एक पॉइंट तो आप बेटा ये बोल देंगे, ठीक है ना? क्या लिखा है बेटा मैंने पहले पॉइंट में? मैग्नीज पादपों द्वारा इस तत्व का अवशोषण Mn+2 आयन के रूप में किया जाता है। यह तत्व क्लोरीन के साथ मिलकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल के प्रकाशीय अपघटन में भाग लेता है। कौन सा पॉइंट हो गया बेटा ये? पहला। किसका है बेटा? मैग्नीज का, Mn। अब आइए दूसरे पॉइंट पर। यह तत्व श्वसन नाइट्रोजन उपापचय, श्वसन नाइट्रोजन उपापचय एवं प्रकाश संश्लेषण से संबंधित व प्रकाश संश्लेषण से संबंधित विभिन्न एंजाइम्स के सक्रियण
तथा पर्णहरित के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है बेटा, तो एक बार दोबारा से सुन लीजिए। मैग्नीज में आपको केवल ये 2 पॉइंट ही याद करने हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 पॉइंट हैं, ध्यानपूर्वक दोनों को सुन लीजिए। देखो बेटा, देखिए पहले तो लिखा है मैंने Mn+2, तो क्या बोलोगे बेटा कि पादपों द्वारा इस तत्व का अवशोषण Mn+2 आयनों के रूप में किया जाता है। बोर्ड पे लिखा है। यह तत्व क्लोरीन के साथ मिलकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाशीय अपघटन के दौरान मदद करता है। एक्चुअल में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय जल अपघटन की क्रिया में Mn और क्लोरीन दोनों तत्वों की आवश्यकता होती है। एक बात गौर करना, यहाँ पर तो चूंकि अपन मैग्नीज का पढ़ रहे हैं तो अपन ने कह दिया कि यह तत्व क्लोरीन के साथ मिलकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल के फोटोलाइसिस में मदद करता है। याद रखना, रख सको तो। जब आपको मैं क्लोरीन पढ़ाऊँगा तो उसमें ही मैं ये बोलूँगा कि यह तत्व मैग्नीज के साथ मिलकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल के फोटोलाइसिस से संबंधित होता है। तो बेटा दोनों बातें दोनों जगह आएंगी। ठीक, दूसरे पॉइंट पर आइए। मैग्नीज श्वसन, नाइट्रोजन उपापचय, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित विभिन्न एंजाइम्स के सक्रियण तथा पर्णहरित के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है बेटा, अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नीज की न्यूनता के लक्षण ठीक है ना। मतलब इस तत्व की कमी से पादपों में कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, ये पढ़ना है। ठीक है, तो बेटा पहला पॉइंट, पर्णों में हरिमहीनता, यानी कि पत्तियों में पर्णहरित का नष्ट हो जाना तथा जड़ों के विकास का सीमित हो जाना। जड़ों के विकास का सीमित हो जाना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा मैग्नीज की कमी से, इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैग्नीज की कमी से मटर में मार्स स्पॉट रोग, ठीक बेटा, आगे चलिए। जई में ग्रे स्पिक रोग, ग्रे स्पिक रोग सुन लिया बेटा, तथा चुकंदर में स्पीकल्ड येलो, अब सभी बच्चे मेरी बात ध्यानपूर्वक सुन लें। ये न्यूनता के लक्षणों में आपने जो दूसरा पॉइंट लिखा है ये अति महत्वपूर्ण है बेटा। ये पॉइंट्स कंपटीशनों में भी पूछा जाता है और अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में जो एक एक नंबर वाले प्रश्न आते हैं उनमें भी पूछा जा सकता है। कैसे भी पूछ सकते हैं कि पूछ लिया बेटा कि भाई
मटर में मार्स स्पॉट रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो आप क्या लिख देंगे? मैग्नीज। या यूँ भी पूछा जा सकता है कि मैग्नीज तत्व की न्यूनता से मटर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो कौन सा रोग बोलोगे? मार्स स्पॉट रोग। जई में होने वाले रोग का नाम क्या है बेटा? ग्रे स्पिक रोग। क्या नाम है रोग का? ग्रे स्पिक रोग। चुकंदर में कौन सा रोग होता है? स्पीकल्ड येलो। 100% बोर्ड के एग्ज़ाम के छोटे प्रश्नों में इन तीनों में से एक नंबर का आता है। तो बेटा अपन क्या पढ़ रहे हैं? मैग्नीज की न्यूनता के लक्षण। कैसे कैसे बोलेंगे? देखो, पादपों में मैग्नीज की कमी से पादपों की पत्तियों में हरिमहीनता उत्पन्न हो जाती है, साथ ही मूलों का सीमित विकास होता है। पहली बात हो गई। अब दूसरी बात पे आइए। दूसरी बात क्या लिखी है बेटा? इस तत्व की कमी से मटर में मार्स स्पॉट रोग, जई में ग्रे स्पिक रोग तथा चुकंदर में स्पीकल्ड येलो नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो बेटा इस तरह अपना अगला खनिज पोषक तत्व यानी कि मैग्नीशियम खत्म हो गया। ठीक है बेटा। अब अगले खनिज पोषक तत्व पे आ जाइए। कौन सा पढ़ेंगे अब? बोरॉन। कौन सा खनिज पोषक तत्व पढ़ रहे हैं? बोरॉन। तो आप सुने, इस तत्व का अवशोषण पादपों द्वारा बोरेट आयनों BO3-3 B4O7-2 ये दोनों बेटा बोरेट आयन हैं। क्या क्या सूत्र लिखे हैं आपने? BO3-3 बोर्ड पे लिखा है, और दूसरा सूत्र क्या लिखा है? B4O7-2। बोरेट आयनों के रूप में इस तत्व का पादपों द्वारा अवशोषण किया जाता है। ठीक है। यह तत्व मृदा में उपस्थित कैल्शियम के साथ मिलकर मृदा में उपस्थित कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम बोरेट बनाता है। क्या बनाता है बेटा? कैल्शियम बोरेट बनाता है, जिसका अवशोषण पादपों की मूलों द्वारा नहीं हो पाता। जिसका अवशोषण पादपों की मूलों द्वारा नहीं हो पाता। यदि मृदा में कैल्शियम की मात्रा अधिक है, यदि मृदा में कैल्शियम की उपस्थिति अधिक है, यदि मृदा में कैल्शियम की उपस्थिति अधिक है तो पादपों को बोरॉन की उपलब्धता कम हो जाएगी। ठीक है बेटा। तो ये सारी चीज़ आपको ना बोरॉन के अंतर्गत पढ़नी है। एक बार मैं दोबारा कह देता हूँ, फिर
बोरॉन की कमी से पादपों में होने वाले लक्षण न्यूनता से, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो आप देख लीजिए कि पादपों द्वारा बोरॉन तत्व का अवशोषण बोरेट आयनों के रूप में किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, ध्यान से बोर्ड पे देखें, देखिए यह तत्व मृदा में उपस्थित कैल्शियम से क्रिया करके कैल्शियम बोरेट बनाता है। कैल्शियम बोरेट का पादपों की मूलों द्वारा अवशोषण नहीं हो पाता। तो बेटा जिस मृदा में कैल्शियम की अधिकता होती है, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जिस मृदा में कैल्शियम की अधिकता होती है, ठीक है, उस मृदा में पादपों को पर्याप्त बोरॉन उपलब्ध नहीं हो पाती। ठीक है बेटा। इसके अलावा अपन ये कह सकते हैं कि बोरॉन जो तत्व है वो कोशिका विभाजन, नाइट्रोजन उपापचय, श्वसन, ठीक है, कोशिका झिल्ली की सक्रियता एवं कार्बोहाइड्रेटों के रूपांतरण में मदद करता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। यहाँ से आगे बोरॉन की न्यूनता से होने वाले लक्षण कल स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।